कश्मीर पर राग अलापने वाले पाकिस्तान के तालिबान ने कर दी बोलती बंद। मुल्ला मुनीर को खुलेआम किया बेइज्जत। पाक सेना के बड़बोलेपन की तालिबान के मंत्री ने खोली पोल। झूठे दावों को किया बेनकाब। मुंह दिखाने लायक नहीं रहा अब आतंकिस्तान। अमेरिका से भीख लेकर पाक फौज के अधिकारियों ने बना डाले बड़े बड़े बंगले। आवाम को किया गुमराह। तालिबान ने एक एक के काले चिट्ठे खोले। पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व झूठे दावों पर टिका हुआ है, यही कहना है तालिबान का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। तालिबान ने एक बार फिर खुलकर पाकिस्तान की बेइज्जती की है। एक एक बात आपको बताएंगे क्या कुछ कहा है तालिबान के नेता ने और इसके मायने क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत बल्कि पाक सेना के चाल चरित्र और चेहरे को बेनकाब करने का काम तालिबान ने किया अफगानिस्तान से। पहले आपको पॉइंटर्स बता देते हैं, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं संक्षिप्त में, और उसके बाद इस पर अपने सहयोगी अभिषेक पुंडिर से हम समझेंगे। ऐसे वक्त में जब ठनी हुई है पाक और अफगान के बीच, अफगान तालिबान के सूचना मंत्री के सलाहकार हैं कारी सईद खोस्ती, जिन्होंने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को सैन्य शासन बताया है, जैसा कि पाकिस्तान इसके लिए पूरे जगत में जाना भी जाता है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व के बड़बोलेपन की भी पोल खोल दी है। खोस्ती ने पाकिस्तानी सेना के सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन युद्ध और अमेरिका के खिलाफ तालिबान युद्ध में जीत के दावे पर सवाल उठाए। ये कहा कि अगर उनमें इतना ही दम है तो वो कश्मीर को 75 सालों में क्यों नहीं ले सकते। खोस्ती ने दावा किया कि इस्तांबुल में हालिया वार्ता के दौरान तालिबान के साथ पाकिस्तानी वार्ताकारों का जो बिहेवियर था वो काफी अपमानजनक रहा। क्या कुछ कहा है एक बार फिर से आइए ग्राफिक्स में देख लेते हैं। तालिबान के मंत्री के ये सलाहकार हैं जिन्होंने खुलेआम ये बात कही है। पाकिस्तान की फौज में एक खास वर्ग है जो अपनी जनता में मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाता है कि हमने अमेरिका को शिकस्त दी है, हमने रूस को शिकस्त दी। अगर आपने अमेरिका को शिकस्त दिया है, रूस और नाटो को शिकस्त दिया है, तो फौजी हुक्मरान से मेरा सवाल है कि पाकिस्तान का यह फौजी हुक्मरान कश्मीर की चंद किलोमीटर जमीन क्यों आजाद नहीं कर सकता। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी केवल झूठा दावा करते हैं। असल में रूस और अमेरिका की जंग में पाकिस्तानी जनरलों ने बेशुमार दौलत बनाई। वो अरबपति, खरबपति, करोड़पति हो गए। उन्होंने जमीनें खरीदी। इसके अलावा अमेरिका और सोवियत संघ के खिलाफ जीत में पाकिस्तानी सेना की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अफगान लोगों के संघर्ष का नतीजा है। 21 सालों में यानी कि जंग के दौरान अमेरिका से पाकिस्तान को अरबों डॉलर आया, जिससे पाकिस्तान के जनरलों ने अपने बंगले बनाए, जजीरे खरीदे। इसके अलावा क्या कुछ कहा यह आपने पूरा सुन लिया। किस तरह से पाकिस्तान की जो फ्रंट लाइन आर्मी है और जो ISI पीछे से इस पूरे को स्पॉन्सर करती है, कैसे उनके चेहरों को बेनकाब किया पाकिस्तानी हुक्मरान। सिर्फ नाम की एक हुकूमत चल रही है, चल वहां पर सैन्य शासन रहा है। और कश्मीर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने का कहीं ना कहीं काम हुआ। अभिषेक, इसे आप किस तरीके से डिकोड करना चाहेंगे? और ऐसे वक्त में जब दोनों ही मुल्कों में ठनी हुई है, अफगानिस्तान के एक मंत्री के सलाहकार का यह कहना, ये कितना अहम हो जाता है? देखिए, ये अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो मुशर्रफ था और आसिम मुनीर है, दोनों एक तरीके का शासन कर रहे हैं। अमेरिका में डब्ल्यू बुश उस वक्त हुआ करते थे और इस वक्त ट्रंप है। मुशर्रफ भी लगातार डब्ल्यू बुश के साथ मुलाकात किया करते थे और इस बात में कोई शक्को शुबा उस वक्त नहीं रह गया जब CIA के पूर्व एजेंट ने यह दावा कर दिया कि मिलियंस ऑफ डॉलर लेकर जो हथियारों की चाबी थी पाकिस्तान ने, परमाणु हथियारों की चाबी, जिसे बनाया भी अमेरिका की मदद से ही गया था, जिससे कि चीन और भारत को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि 1974 में भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था। खैर, वो एक अलग विषय है। उस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर लेकर सिर्फ आर्मी को एकजुट कर रखने का काम किया था। किसने? मुशर्रफ ने। अपने परमाणु हथियारों की चाबी किसे दी थी? अमेरिका को। डब्ल्यू बुश वहां उस वक्त राष्ट्रपति हुआ करते थे। मौजूदा वक्त में आइए, आसिम मुनीर 3 बार जाकर मुलाकात कर चुका है ट्रंप से। अब पाकिस्तान में इतना कुछ तो है नहीं, पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा व्यापार तो अमेरिका नहीं करता है, बहुत ज्यादा का कुछ भी नहीं करता है। पाकिस्तान से जो विदेशी कंपनियां हैं वो 92% विदेशी कंपनियां भाग चुकी हैं। अपना जो तामझाम था उन्हें लेकर, जो प्रोडक्शन यूनिट थी, सब कुछ छोड़ छाड़कर वहां से चली गई कि भैया तुम्हारे यहां व्यापार नहीं किया जा सकता। ऐसे में किस चीज की जरूरत है? जरूरत है अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन की, पाकिस्तान की धरती की। क्योंकि वो जो कलंक अमेरिका के माथे पर चिपका हुआ है कि 2001 से 2021 तक
जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पैदा किया 1980 के दशक में यूएसएसआर को भगाने के लिए, बाहर निकालने के लिए अफगानिस्तान से, उसी तालिबान ने दांत खट्टे किए। अमेरिका के 20 साल बहुत कम वक्त नहीं होता है अमेरिका जैसे देश के लिए। अपने आप में यह बहुत शर्मनाक बात है कि 20 सालों में तालिबान के संघर्ष का वो मुकाबला नहीं कर सके और आखिरकार 2021 में दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा। और यह बात बिल्कुल सही कही है तालिबान की तरफ से कि यूएसएसआर जिस वक्त एकजुट हुआ करता था 91 से पहले, उस वक्त उस यूएसएसआर को हराने का काम तालिबान ने किया, अमेरिका को बाहर निकालने का काम तालिबान ने किया। और आज भी बगराम एयरबेस को लेकर कोई बात हो या फिर और जो हित हैं, आपका ईरान में मदद ना पहुंचे भारत के जरिए, या फिर ईरान से व्यापार भारत ना कर ले, इस बात को लेकर रशिया को काउंटर करने के लिए, चीन को काउंटर करने के लिए बगराम एयरबेस की जरूरत है अमेरिका को। इसीलिए वो तालिबान को लेकर इतना मतलब गरम रवैया अपनाए हुए हैं। देखिए 9 अक्टूबर में मुताकी भारत आते हैं, उसी रात को हमला कर दिया जाता है काबुल पर, पाकिस्तान के द्वारा एक एयर स्ट्राइक की जाती है और कहा जाता है कि जो तालिबान का सुप्रीम लीडर था उसे हमने मार दिया है एयर स्ट्राइक में। हालांकि वो 24 घंटे में नहीं होते, वो आता है, वीडियो जारी करता है और ये जो कालिक पोत देता है पाकिस्तान की सेना के ऊपर। दूसरा, जिस कश्मीर के मुद्दे का आपने जिक्र किया ना, और जो तालिबान के सूचना मंत्री इन्होंने जिक्र किया, असल में विवाद यहीं से शुरू हुआ। जिस वक्त मुताकी भारत में आए थे और उन्होंने शायद 11 तारीख को यह बयान दिया था, 11 अक्टूबर में यह बयान दिया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। यहां से पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाया कि जिसे हमने पैदा किया वो हमारी दुखती रग, मतलब जो जगलर वेन कहा था ना इसने, आसिम मुनीर ने, कि कश्मीर हमारी जगलर वेन है, उस जगलर वेन को जैसे ही तालिबान ने उखाड़ा, भारत में बैठकर मुताकी ने उखाड़ा, पाकिस्तान उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस बौखलाहट में फिर तालिबान के ऊपर हमला किया गया। दोहा में पहली वार्ता हुई, दोहा में कूटनीतिक जीत हुई तालिबान की और इंटरनेशनल बेइज्जती हुई पाकिस्तान की। जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया दोहा के द्वारा, दोनों देशों के बीच क्या सहमति हुई, उसमें एक शब्द बॉर्डर का जिक्र किया गया था कि बॉर्डर के इस पार और उस पार दोनों देश अब शांति रखेंगे। लेकिन डोरंट लाइन को तालिबान तो मानता नहीं है। तालिबान तो कहता है जो लाइन आज है वो लाइन असल में नहीं है, हमारी जमीन तो कटक तक है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा तो मांगता है। हालांकि वो चर्चा का विषय, कहां तक वो जमीन ले पाता है, कहां तक नहीं ले पाता है। लेकिन तालिबान का प्रभाव देखिए आप कतर के ऊपर, कि वो बॉर्डर शब्द हटा दिया जाता है उस जॉइंट स्टेटमेंट से और फिर एक नया जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाता है। फिर 5 दिन की वार्ता चली आपकी इस्तांबुल में, तुर्की की राजधानी में। वहां 4 दिन तो बातचीत हुई, लेकिन चौथे दिन पाकिस्तान का जो प्रतिनिधिमंडल था वो उठकर भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि पाकिस्तान ने मान लिया कि हाँ, हमने अपना नूर खान एयरबेस अमेरिका को दिया हुआ है। असल में एक बात यहां आई, पाकिस्तान की तरफ से एक शर्त रखी गई कि जो तालिबान के आतंकी हैं वो अगर तालिबान अफगानिस्तान की जमीन पर मिलते हैं तो एयर स्ट्राइक के जरिए उन्हें हम मारकर गिराएंगे। इस बात को अपनी संप्रभुता पर हमला माना तालिबान ने कि नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। पहली बात तो हम सपोर्ट नहीं करते तालिबान को, जो तुम्हारे यहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो अलग है और जो अफगानिस्तान में तालिबान है वो एक अलग है। हम मदद नहीं करते हैं टीटीपी को। लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। जब पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम ये स्ट्राइक करेंगे, तब तालिबान ने कहा कि नहीं, ये स्ट्राइक तुम नहीं करोगे। उसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि एक विदेशी देश का समझौता हुआ है हमारे साथ कि वो हमारे एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है, वो करेगा। और इम्तियाज गुल हैं, पाकिस्तान के अच्छे खासे जाने माने पत्रकार हैं, कहीं अंग्रेजी मीडिया में भी वो लेख लिखते हैं और कई किताबें भी वो लिख चुके हैं, तो उनकी बात पर यकीन किया जा सकता है। उन्होंने एक दावा किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि नूर खान एयरबेस पर पूरी तरीके से अमेरिका का होल्ड है, वहां पाकिस्तान के अधिकारी सिर्फ चौकीदारी का काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो जिस कश्मीर का जिक्र मुताकी ने भारत में बैठकर किया, उसी कश्मीर का जिक्र आज ये इनके सूचना मंत्री ने जो किया है, तो वाकई में ये नमक रगड़ने वाली बात नहीं है पाकिस्तान के जख्मों पर, बल्कि नमक के साथ मिर्ची भी रगड़ने का काम तालिबान ने अब किया है। और बगराम एयरबेस पर एंट्री भारत की हो चुकी है, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी अफगानिस्तान की तरफ से भारत को दे दी गई है। तो अब तो वैसे भी जो फड़फड़ा रहा है पाकिस्तान अब्बा अमेरिका के बैक सपोर्ट को लेकर, हालांकि उसका बैक सपोर्ट है नहीं, तो नहीं करना चाहिए। वरना मुझे उम्मीद है कि पिछली बार जो जंग हुई थी 20 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया था, इस बार आधिकारिक तौर पर पूरे खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा टीटीपी ना कर ले। बिल्कुल, और बहुत अहम बात आपने बताई। और इसमें एक चीज़ और हम उनके बयान में जोड़ लेते हैं कि जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो जनरल हैं, जो आर्मी के जो रहनुमा है, जो
उच्च अधिकारी हैं वो कैसे अपने बंगले बना रहे हैं, कैसे अपने घर भर रहे हैं, वो भी एक स्याह हकीकत है जो इस वक्त पाकिस्तानी हुक्मरानों को जान लेनी चाहिए कि कैसे उन्हें मुगालते में रख करके इन लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या राय रखते हैं, और अफगानिस्तान का ये स्टेटमेंट कैसे भारत के पक्ष को और मजबूत करता है और कश्मीर के दावे को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।